हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले अध्याय में देखे थे भूगोल के अंतर्गत संसाधन के बारे में। उसी के अगली क्रम में हम आज मृदा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। मृदा संसाधन क्या होता है या मृदा किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। अब आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ मृदा कक्षा 8 में, 6 में, 7 में आप लोग पढ़े होंगे कि मृदा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मृदा के बारे में। मृदा मतलब होता है मिट्टी, अर्थात सुबह हम जिस पे चलते हैं या पृथ्वी पे जो भी वस्तुएं, पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज मौजूद है उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मृदा। मृदा में ही हम सब कुछ करते हैं, चाहे वो कुछ उगाना हो, रहना हो, मकान बनाना हो, पेड़ पौधे, ये सभी मृदा पे उगते हैं। अब उसी में है संसाधन। तो क्या मृदा हमारे लिए संसाधन है या नहीं है? तो मृदा हमारे लिए या मिट्टी हमारे लिए संसाधन है, और ये सबसे आवश्यक संसाधनों में से एक संसाधन मृदा संसाधन है। इसी मृदा संसाधन के अंतर्गत मतलब मृदा को कितनी भागों में बांटा गया है, इसी का अध्ययन हमें आज करना है। तो पहले है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ का अर्थ ये होता है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। नदी के द्वारा आप देखे होंगे बहुत सी चीजें बहाकर लाई जाती हैं, तो गाद के रूप में कहीं कहीं मिट्टी छोड़ती जाती है नदी, उसी को कहते हैं जलोढ़ मृदा। ये मृदा बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा बहा के लाए गए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उस मिट्टी में मिले होते हैं, तो ये अधिक मात्रा में उपजाऊ होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां उगती हैं या खेती किया जा सकता है। सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा में खेती की जाती है, वनस्पति उगाई जाती है। इसमें ये उत्तरी मैदान में सबसे अधिक मात्रा है, क्योंकि उत्तर से ही नदियों का सब बहाव होता है, तो इन क्षेत्रों में इन मिट्टियों की अधिकता ज्यादा होती है। इसी को आगे हम जाके दो भागों में बांट लेते हैं, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। तो नदी के द्वारा बहाकर, पहला है इसमें देख लीजिए बांगर, दूसरा खादर। तो जो नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, जब वही मिट्टी पुरानी हो जाती है उसे हम कहते हैं बांगर मिट्टी, और नदी के द्वारा बहाकर लाई गई नई मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक। अब दूसरा है काली मिट्टी। अब काली मिट्टी, ये आप नाम से ही आपको लग रहा है ये मिट्टी काली होती है, और ये महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है, और इस मिट्टी को, काली मिट्टी को इसीलिए कपास की मात्रा अधिक मात्रा में होने के कारण इसे काली मिट्टी का भी नाम दिया गया है। तीसरा है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी या लाल और पीली मृदा। तो इस मृदा का रंग लाल होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में इसकी अधिकता होती है। इसमें मृदा को धारण करने की शक्ति अधिक होती है, मतलब अपने में ये मृदा सबसे अधिक मात्रा में सोखता है। ठीक, ये भी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। अगला है लैटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी में जहाँ अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में चाय, कपास अधिक मात्रा में होता है। ये मध्य प्रदेश, असम आदि क्षेत्रों में ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है इसी में पांचवा नंबर मरुस्थलीय मृदा। पांचवा है आपका
मरु से आप समझ रहे हैं, मरु मतलब मरना, या इसे कह सकते हैं मरी हुई मिट्टी। मरी हुई मिट्टी मतलब ऐसी मिट्टी जहां पानी की कमी के कारण वो मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, उसे कहते हैं मरु मृदा या मरी हुई मिट्टी। इसमें पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और पाए भी जाते हैं तो ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में होते हैं। छोटे छोटे पत्ते वाले वृक्ष या कटीले वृक्ष इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये आपका था मृदा संसाधन का वर्गीकरण। अब इसी में आगे पढ़ेंगे आप तो मान सकते हैं वन या वनीय मृदा, वन या वनी मृदा या पहाड़ी मृदा। तो इसके अंतर्गत पहाड़ी इलाकों को शामिल किया जाता है जो स्थल से बहुत ऊंचे होते हैं और इन क्षेत्रों में ज्यादातर जंगली होते हैं, वनस्पतियां, घास, पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और वनीय मृदा ही हमारे वातावरण को बहुत से अच्छे प्रकार से स्वच्छ रखती है। यदि पेड़ पौधे या वन इस पृथ्वी पर न हो तो जल की मात्रा कम हो जाएगी, वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगे, तो हमारा वातावरण दूषित हो जाएगा। ठीक, अब आगे इसके आगे आप पाएगा कि मृदा का हम संरक्षण कैसे करें। तो आप देखेंगे मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा का अर्थ आप समझ नहीं होंगे कि मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। अपरदन मतलब होता है कटाव। तो मृदा का कटाव कैसे होता है? तो मृदा कई प्रकार से कटाव होता है। हवा द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है, मनुष्य द्वारा भी होता है, जानवर द्वारा भी होता है। अब ये कैसे होता है? मान लीजिए वर्षा द्वारा, जब बारिश अधिक मात्रा में होती है और वो पानी जब बहता है तो अपने साथ मिट्टी भी बहा कर ले जाता है, तो मिट्टी में जो भी उपजाऊ या खाद्य पदार्थ होते हैं मिट्टी के साथ बह जाते हैं, जहां उत्पादन कम होता है। तो मृदा अपरदन, अपरदन मतलब होता है कटाव, मिट्टी का कटाव, तो जल द्वारा होता है। दूसरा होता है वायु द्वारा। अब वायु द्वारा हम शामिल कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए जब आंधी या तूफान या हवा जब बहती है तो अपने साथ ऊपर की मिट्टी को उड़ा ले जाती है, या मिट्टी जो भी भुरभुरी हुई होती है उसको उड़ा ले जाती है, तो ये होता है मृदा अपरदन हवा द्वारा। तीसरा होता है मनुष्यों द्वारा या जीवों द्वारा। अब मनुष्य द्वारा, जीवों द्वारा कैसे होता है? तो आप जानते हैं मनुष्य विभिन्न प्रकार की कारखानों या बिल्डिंगों या आवासीय बिल्डिंगों का निर्माण करता है, तो मिट्टी की खुदाई करके आवास बनाए जाते हैं, तो उससे मिट्टी का भी कटाव होता है। चौथा आपका आ जाएगा जीवों द्वारा। अब जीवों द्वारा कैसे होता है? तो जितनी चराई होती है, चराई मतलब पशुओं को चराना, पशुओं को चराने ले जाने पे जंगल में या कहीं अन्य क्षेत्रों पे ले जाने से तो उनको उनके पैरों से मिट्टी का कटाव होता है, और वही मिट्टी का कटाव जब वर्षा होती है या तेज हवा आता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। इसे कहते हैं पशुओं द्वारा या जानवरों द्वारा मिट्टी का कटाव। तो इन्हीं सभी प्रकारों को हम कहते हैं मृदा अपरदन, मतलब किसी रूप में मृदा का कटाव होना। अब चाहे वो हवा द्वारा हो, जल द्वारा हो, मनुष्य द्वारा हो, जानवर द्वारा हो, तो ये अपरदन होता है। अब मृदा अपरदन को हम किस प्रकार संरक्षण करेंगे? मृदा अपरदन का संरक्षण या मृदा का संरक्षण। अब मृदा का हम संरक्षण कैसे करेंगे, मतलब मृदा को कटने से कैसे बचाएंगे? तो सबसे पहले जो भी वर्षा के जल है, मान लीजिए वर्षा जब होती है तो छत से गिरता है,
छत से गिरने के बाद वो किसी न किसी रूप में मिट्टी को काट के एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाता है। तो उसको बचाने के लिए हम बनाते हैं रूफ टॉप जल संचय। रूफ टॉप जल संचय। अब रूफ टॉप जल संचय किसे कहते हैं? तो आपका जब छत बनता है तो छत के द्वारा आप देखे होंगे एक तरफ ढाल किया जाता है, उसी ढाल को पाइप के द्वारा पानी एक जगह एक हौज बना के या टंकी बना के उसी को स्टोर कर लेना, ये रूफ टॉप जल संचय होता है। मतलब रूफ मतलब छत के जल को हम कैसे इकट्ठा करें और उससे क्या फायदा होगा। तो सबसे फायदा यही आपको लग रहा है कि जल से जब एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, उस जल से आप गाड़ी धो लेंगे या विभिन्न प्रकार की अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं इस रूफ टॉप जल संचय से। ठीक। दूसरी प्रक्रिया ये तो हो गया वर्षा के द्वारा। अब मनुष्य को सब कम मात्रा में मकानों का निर्माण करना चाहिए या जंगलों को काट के उसका निर्माण न करना चाहिए। तो ये होता है मनुष्य द्वारा उसको अपरदन से बचाया जा सकता है। तीसरा होता है चराई क्षेत्र। अब चराई के लिए जैसे पशुओं को चराने के लिए विभिन्न प्रकार के स्थान दिए होते हैं। जैसे बंजर जमीनें होती हैं, केवल घास फूस उगते हैं, अन्य उस पे उत्पादन नहीं होता है, वैसे स्थानों पे यदि हम चराई का काम करें तो हमारी मिट्टी को नुकसान होने से बच जाएगा। जैसे पशुओं से पेड़ पौधे या वनस्पतियां को पशु भी नुकसान करते हैं, उससे बचाने के लिए हमें एक क्षेत्र में केवल चराई कराने ले जाएं तो अन्य जगह के वनस्पति या जो भी हम लोग धान की बुआई गेहूं की बुआई करते हैं उससे नुकसान होने से बचा जा सकता है। अब मृदा अपरदन से क्या क्या हानियां हैं? तो मृदा अपरदन से क्या क्या हानि होती है? अभी इसके पहले जब मृदा अपरदन बताया गया तो उसमें आप मृदा अपरदन की हानि को थोड़ा बहुत पढ़े। तो मृदा अपरदन से क्या क्या हानि होती है? तो सबसे पहला इसमें आ जाएगा मृदा के ऊपर जो खाद्य पदार्थ वाले हिस्से होते हैं, खाद्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में यही नुकसान होता है मृदा अपरदन से कि हमारे ऊपर के जो खाद्य होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं, जिससे हमको फसल का उत्पादन अच्छे प्रकार नहीं हो पाता और उससे खादों की मात्रा हमें अधिक बढ़ानी पड़ती है। दूसरा होता है मृदा के कटने से। जैसे वर्षा जब अधिक होती है तो आप देखे होंगे जब नदी के बहाव से जो भी वनस्पतियां मिट्टी के ऊपर की होती हैं वो हट जाती हैं, वो मृदा अनुपजाऊ हो जाता है या कम मात्रा में उत्पादन होता है। तो ये होता है मृदा का हानि। अब मृदा या मिट्टी न होने से वनस्पतियां भी न होती हैं, तो वनस्पति न होने से हमारे वर्षा अनियमित हो जाती है। वर्षा के अनियमित होने से हमारे फसल को ज्यादा नुकसान होता है। वर्षा समय पर न होने से मान लीजिए जैसे फसल जब पक जाता है उस समय वर्षा हो जाती है, पहले जब आवश्यकता होती है तो उस समय वर्षा नहीं होती है, तो अनियमितता होती है। दूसरा, वनस्पति न होने से वातावरण दूषित हो रहा है, मनुष्यों को अधिक से अधिक बीमारियां हो रही हैं। तो ये आपको सब आ जाएगा मृदा से हानि के अंतर्गत। इस तरह से आपका ये संसाधन का अध्याय खत्म होता है और अगले अध्याय अगले वीडियो में शुरू किया जाएगा।